साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो PT 365 नामक सीरीज निकाली गई है करंट अफेयर की, उसके तहत हम लोग कल्चर का PT 365 यहाँ पर देख रहे हैं। और इसका जो तीसरा सेक्शन है यूनेस्को की पहलें अर्थात इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को, इसके संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। इसमें विश्व धरोहर का जो दर्जा दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज टैग, इसके बारे में तो चर्चा में यही इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है, और धौलावीरा, इन दोनों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर आपका तेलंगाना में है, धौलावीरा आपका गुजरात में है। इससे संबंधित फैक्टरों की बात करें तो इन दो स्थलों के शामिल होने के साथ ही भारत में विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या हो गई है वो 40 हो गई। पहले 38 थी, अब 40 हो गई है। इस 40 में से 32 जो है सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक जो है मिश्रित है, मतलब वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है। देखिए इटली के जो है 58 जो है धरोहर स्थल जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, इसके 56 हैं। जर्मनी तीसरे नंबर पे आता है 51। ये धरोहर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब इन देशों में। नंबर 1 पे इटली है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे जर्मनी है, और ये 2021 के आंकड़े हैं। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा पहला स्थल है जिसे यह दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब बात करते हैं विश्व विरासत स्थलों के बारे में। ये होते क्या हैं? तो एक विश्व विरासत स्थल उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाला स्थान है। यह उस सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को दर्शाता है जो राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत ही सीमित नहीं है। साथ ही वह स्थल मानवता की सभी वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए सामान्य महत्व का है। इन स्थलों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय अर्थात कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित के रूप में नामित किया गया है। इसे इंग्लिश में कहें तो कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। आगे देखें नामांकन प्रक्रिया इसके लिए कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट बनाई जाती है। यह प्रथम कदम है। इसके अंतर्गत किसी देश को उसकी सीमाओं के भीतर स्थित उसके महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची निर्मित करना आवश्यक होता है। फिर नामांकन दायर किया जाता है, द नॉमिनेशन फाइल। यूनेस्को द्वारा किसी देश के विरासत स्थल को संभावित सूची में शामिल करने के उपरांत संबंधित देश को आवश्यक दस्तावेज और मानचित्र के साथ एक नामांकन दस्तावेज तैयार करना होता है। इसे मूल्यांकन के लिए सलाहकार निकायों को प्रेषित किया जाता है। फिर तीसरा स्टेप आता है अंतिम अभिलेखन का, द नॉमिनेशन फाइल का। एक बार किसी स्थल का नामांकन और मूल्यांकन करने के उपरांत यह विश्व विरासत समिति पर निर्भर है कि वह विश्व विरासत सूची में उस स्थान के अभिलेखन के बारे में अंतिम निर्णय करे। अब बात करते हैं इन स्थलों के लिए यूनेस्को के इस दर्जे का, जो विश्व विरासत सूची में शामिल होने का, इसका महत्व क्या है। तो देखिए यह न केवल इन स्थलों पर बल्कि इन राज्यों के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के आसपास भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। दूसरा, विरासत स्थलों पर अधिक संख्या में पर्यटकों के आगमन से वहां बेहतर सुविधाओं तथा स्थानीय समुदायों हेतु वित्त का विस्तार होने लगता है। तीसरा, एक बार जब कोई स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो जाता है तो परिणाम स्वरूप यह सम्मान प्रायः विरासत संरक्षण के लिए नागरिकों और सरकारों के मध्य जागरूकता सृजन में सहायक होता है। चौथा, किसी देश के सांस्कृतिक स्थल के विश्व धरोहर में शामिल होने से वह देश उक्त स्थल के संरक्षण प्रयासों के समर्थन हेतु विश्व धरोहर समिति से वित्तीय सहायता और विशेषज्ञ सलाह भी प्राप्त कर सकता है। पांचवा, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सूचीबद्ध स्थल युद्ध के दौरान विनाश के विरुद्ध जिनेवा अभिसमय के अंतर्गत सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं। अब आगे यहाँ मैप में देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ठीक है, मतलब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भारत के साइट्स सम्मिलित हैं अब 40 हैं, उन 40 को यहाँ मैप में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली, यहाँ का हुमायूं का मकबरा,
कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट और रेड फोर्ट लाल किला, ये तीनों इसमें शामिल हैं। वहीं चंडीगढ़ में द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कोरब्यूशर ये शामिल है। राजस्थान में देखें तो यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, द जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर है। इसके अतिरिक्त हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान ये चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर सब क्लस्टर, जैसलमेर और ये गगरौन में विस्तारित है। इसके अतिरिक्त जयपुर भी इसमें शामिल है। अब अगला जो है गुजरात का जो है चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, रानी की वाव, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, धौलावीरा, इनको शामिल किया गया। धौलावीरा को भी तत्काल में शामिल किया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। महाराष्ट्र की बात करें तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स या गुफाएं कह सकते हैं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे नॉर्मली हम लोग विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न घाट, द विक्टोरियन एंड आर्ट डिको यहाँ का है, और इनसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ये सभी भी इसमें शामिल हैं। उसके अतिरिक्त गोवा की बात करें तो चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ये इसको शामिल किया गया है। कर्नाटक का देखें तो कर्नाटक में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे, पटुक्कल और वेस्टर्न घाट, इसको शामिल किया गया है। वहीं केरला की बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट रेलवे ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, इनको शामिल किया गया है। तो देखिए वेस्टर्न घाट आपका तमिलनाडु में भी फैला है, केरला में भी है और आपका कर्नाटका में भी विस्तारित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, इनको शामिल किया गया है। वहीं तेलंगाना का अभी जो है काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे हम लोग रमप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसको शामिल किया गया है। वहीं उड़ीसा का सन टेम्पल है जो कि कोणार्क में है। वेस्ट बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क और मॉन्यूमेंट रेलवे ऑफ इंडिया है। वहीं असम की बात करें तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको शामिल किया गया। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, इसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप में शामिल किया गया है। बिहार में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। इसके अतिरिक्त तीसरा है आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार। उत्तराखंड में देखें नंदा देवी पार्क है और फूलों की घाटी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा फोर्ट, आगरा का किला है, ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी, इन तीनों को शामिल किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश से माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इनको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अन्य संबंधित सुर्खियों की बात करें तो हाल ही में ग्वालियर और ओरछा शहरों, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी भूदृश्य परियोजना अर्थात हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, जिसे HULP के नाम से जानते हैं, ठीक है, का शुभारंभ किया गया है। 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर पर गुज्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया शासकों का शासन रहा है। ग्वालियर अपने महलों और मंदिरों के लिए विख्यात है, जिसमें जटिल नक्काशीदार सास बहू का मंदिर भी शामिल है। ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। यह 16वीं शताब्दी में पूर्ववर्ती बुंदेला वंश की राजधानी थी। शहर में प्रसिद्ध स्थान राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं। हल्प अर्थात हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, हिंदी में ऐतिहासिक शहरी भूदृश्य परियोजना, को वर्ष 2011 में गतिशील और निरंतर परिवर्तित हो रहे परिवेश में विरासत संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में आरंभ किया गया था। यह किसी भी शहर में स्थित प्राकृतिक व सांस्कृतिक, मूर्त व अमूर्त तथा अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय मूल्यों के विस्तरण और अंतर सभ्यता की पहचान एवं मान्यता पर आधारित है। हल्प का महत्व की बात करें, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के महत्व की बात करें तो इसका उद्देश्य विशेषकर स्मार्ट सिटी पहल के संदर्भ में शहरों की नगरीय विरासत की उन्नति और एकीकरण करना है। दूसरा, इसके तहत ऐतिहासिक स्थलों का रासायनिक उपचार किया जाएगा।
इससे उन पर उत्कीर्ण कला स्पष्टता दृष्टिगोचर हो सकेगी। तीसरा, यूनेस्को इन स्थलों के विकास के लिए सर्वोत्तम उपायों और संसाधनों का सुझाव प्रदान करेगा। ऐतिहासिक शहरों की शहरी विशेषताओं का व्यापक सर्वेक्षण कार्य और मानचित्रण किया जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें, अन्य संबंधित तथ्यों की, तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। यह निर्णय एक नए फुटबॉल स्टेडियम की योजना सहित अति विकास योजनाओं के संबंध में चिंताओं का उद्धरण देते हुए लिया गया है, मतलब उल्लेख करते हुए लिया गया है। लिवरपूल को वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ज्ञातव्य है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में विश्व के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक के रूप में इसकी भूमिका की मान्यता और इसकी अग्रणी डाक तकनीक, परिवहन प्रणाली और बंदरगाह प्रबंधन के लिए इसे यह दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह विश्व विरासत के दर्जे से वंचित होने वाला विश्व का तीसरा शहर है या तीसरा स्थान है। ओमान में अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी 2007 में और जर्मनी के ड्रेसडेन में एल्बे घाटी 2009, ये दो अन्य स्थल हैं जिन्हें इस सूची से हटाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अभी लेटेस्ट लिवरपूल को हटाया गया, इसके अतिरिक्त ओमान में अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी और जर्मनी के ड्रेसडेन में एल्बे घाटी को भी हटाया गया था पहले। अब बात करते हैं रुद्रेश्वर मंदिर की। देखिए, रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में वारंगल के निकट मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला की काकतीय शैली की उत्कृष्ट कृति है। इसमें झरझरा ईंटों, जिसे तैरने वाली ईंटें भी कहते हैं, नींव में सैंडबॉक्स अर्थात बालूदानी तकनीक का प्रयोग, सामग्री चयन का ज्ञान और प्रस्तर मूर्तिकला में कुशल तकनीकी स्थापत्य कला विशिष्टता जैसे अभियांत्रिकी नवाचारों का उपयोग हुआ है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में उसके सेनापति रे चारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। इसके शिल्पकार का नाम रमप्पा था तथा इसके निर्माण में 40 वर्षों का समय लगा। यह रामलिंगेश्वर स्वामी अर्थात शिव को समर्पित बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है। रमप्पा एक बड़ी दीवार वाले मंदिर परिसर में मुख्य शिव मंदिर है। इसमें कई छोटे मंदिर और संरचनाएं शामिल हैं। यह काकतीय शासकों द्वारा बनवाए गए जलाशय रमप्पा चेरुवु के तट के निकट स्थित है। मंदिर का भवन 6 फीट ऊंची तारे की, ये जो दिख रहा है, तारे के आकार की एक वेदिका पर निर्मित है। इसमें अलंकृत ग्रेनाइट और डॉलराइट के बीम एवं स्तंभों पर जटिल नक्काशी की गई है। इसमें हल्की छत संरचनाओं के लिए हल्की झरझरा ईंटों, जिसे तैरने वाली ईंट कहते हैं, से बना एक अद्भुत और पिरामिड नुमा विमान अर्थात 36 सीढ़ीदार बुर्ज है। ये जो आपके तैरने वाली ईंटें या झरझरा ईंटें हैं, ये ईंटें बबूल की लकड़ी, भूसी और हरण एक पेड़ होता है के साथ मिश्रित मिट्टी से निर्मित की जाती थी। इससे ये स्पंज के समान हो जाती थी और जल में तैरने लगती हैं। मंदिर का कक्ष जो है शिखरम द्वारा अभिषिक्त है और यह दक्षिणा पथ से घिरा हुआ है। भित्तियों, स्तंभों और छतों पर क्षेत्रीय नृत्य परंपराओं एवं काकतीय संस्कृति का उच्च कलात्मक गुणवत्तापूर्ण चित्रण किया गया है। प्रसिद्ध इतालवी व्यापारी और अन्वेषक मार्को पोलो ने टिप्पणी की थी कि मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है। काकतीयों के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल 1123 से 1323 ईस्वी रहा है, 200 वर्षों तक। काकतीय जो हैं ये चालुक्यों द्वारा शासित तेलुगु भाषी क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों, जो कन्नड़ भाषी क्षेत्र के थे, राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। ठीक है, काकतीय जो हैं चालुक्यों द्वारा शासित तेलुगु भाषी क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों, जो कि कन्नड़ भाषी क्षेत्र के थे, के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। होयसल और यादवों के साथ काकतीयों ने भी स्वयं को चालुक्यों से स्वतंत्र शासकों के रूप में घोषित किया था। काकतीय राजवंश ने अधिकांश पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इसमें वर्तमान तेलंगाना व आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक एवं दक्षिणी उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। इनकी राजधानी ओरुगल्लू थी, जिसे अब वारंगल के नाम से जाना जाता है। काकतीय वंश के महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो पोलराज द्वितीय, कई विद्वानों के अनुसार वह काकतीय वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। रुद्रदेव 1163 से लेकर 1163 से लेकर के 1195 ईस्वी। तो रुद्रदेव जो है हनुमाकोंडा, वर्तमान में से हनुमाकोंडा कहते हैं, इस रुद्रेश्वर मंदिर में उसके प्रसिद्ध अभिलेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने अपने राज्य के चारों ओर बड़ी संख्या में चालुक्य सामंतों
को पराजित किया था। रुद्रदेव के उपरांत उसका भ्राता महादेव 1195 से 1198 ईस्वी और महादेव के पश्चात उसका पुत्र गणपति देव 1199 से 1261 ईस्वी शासक बनता है। जो गणपति देव था इसका कोई पुत्र नहीं था और भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण रानियों में से एक रुद्रमा देवी उसकी उत्तराधिकारी बनती हैं। वह दक्षिणी तमिलनाडु के पांड्यों, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेउन अर्थात यादव शासकों को रोकने में सक्षम थी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया, जो उसके लिए एक आपदा के रूप में सिद्ध होता है। काकतियों का कला, वास्तुकला और साहित्य में योगदान की बात करें तो काकतियों ने तारकीय मंदिर शैली को आगे बढ़ाया और उन्होंने चालुक्यों से विमान की बेसर शैली को अपनाया था। साथ ही इस शैली को तेलंगाना के सांस्कृतिक भूगोल में बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित किया था। एक बुलंद मंदिर की नींव के निर्माण में रेत जैसे साधारण सामग्री का उपयोग किया जाता था। इससे इसे एक भूकंप प्रतिरोधी संरचना बनाने में सहायता प्राप्त होती थी। इस प्रकार ये मंदिर निर्माण और भू प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काकतियों के रचनात्मक प्रयास की उत्कृष्ट रचनाएं सिद्ध हुईं। मंदिर परिसरों में प्रवेश द्वारों के लिए काकतियों की विशिष्ट शैली, जो केवल इस क्षेत्र के संदर्भ में ही अद्वितीय है, दक्षिण भारत में मंदिरों और शहर के प्रवेश द्वारों में सौंदर्य शास्त्र के अत्यधिक विकसित अनुरूपता की पुष्टि करती है। सुनियोजित सिंचाई प्रणाली किसी भी 12मासी जल स्रोत से रहित काकतीय साम्राज्य की जल आपूर्ति के संदर्भ में विशिष्ट विशेषताएं रही हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने काकतीय राजवंश से प्रेरणा लेकर के जलाशय और सिंचाई नेटवर्क को बहाल करने के लिए मिशन काकतीय की शुरुआत किया, इसको प्रारंभ किया। ध्यान रखिएगा, मिशन काकतीय किससे संबंधित है? सिंचाई नेटवर्क और जलाशय से संबंधित है। 14वीं शताब्दी में काकतीय काल के दौरान तेलुगु साहित्य परिपक्वता के स्तर पर पहुंच गया था। 1253 ईस्वी में जयसेनपति द्वारा रचित नृत्य रत्नावली रमप्पा मंदिर में उत्कीर्ण नृत्य रथ स्त्री आकृतियों से प्रेरित थी। रुद्रेश्वर मंदिर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्तियों के अध्ययन से मंदिर में प्रदर्शित किए जाने वाली देशी नृत्य परंपराओं की समझ विकसित होती है, जैसे कि पेरिनी, प्रेखण, गवुंडली, रशक व दंड रशक, घटिश्री, नरमतम तथा देशी स्थान को चर्री और कर्णनों पर बल दिया जाता था। अब आगे बात करते हैं धौलावीरा की बात करें तो देखिए, धौलावीरा लगभग 3000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र था। यह गुजरात में खादिर के शुष्क द्वीप, जो कि कच्छ के रण में अवस्थित है, पर स्थित है। इसकी खोज पुरातत्वविद जगपति जोशी ने वर्ष 1968 में की थी। धौलावीरा में हड़प्पा काल के नगरों के इतिहास का एक पूरा क्रम दृष्टिगोचर होता है। इसमें पूर्व हड़प्पा काल के पूर्वी शहरी चरण से लेकर के हड़प्पाई विस्तार के चरमोत्कर्ष और परवर्ती हड़प्पा काल यहाँ पर शामिल हैं। अब धौलावीरा की मुख्य विशेषताओं को देखें तो नगर नियोजन, देखिए इसके दो भाग हैं। एक चार दीवारी युक्त नगर और दूसरा नगर के पश्चिमी भाग में एक कब्रिस्तान। चार दीवारी युक्त नगर के भीतर एक दुर्गीकृत अहाते से युक्त गढ़ी, बाहरी दीवार जो कालीबंगा में अवस्थित हड़प्पाई बस्ती के समान ही है, अंत्योष्टि स्थल और दुर्गीकृत मध्यवर्ती नगर तथा एक निचला नगर मौजूद थे। गढ़ी के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की श्रृंखला मौजूद थी। कब्रिस्तान में अधिकांश समाधान जो है वो स्मारकीय प्रकृति के हैं। जल प्रबंधन संरक्षण प्रणाली की बात करें तो इस शहर की एक प्रभावी और अद्भुत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली थी। चार दीवारी युक्त नगर को 2 मौसमी धाराएं जल प्रदान करती थीं, जो कि इस क्षेत्र में एक दुर्लभ संसाधन था। मौसमी जल धाराओं, अल्प वर्षा की और उपलब्ध जलीय क्षेत्र से पृथक किए गए जल को बड़े पत्थरों से निर्मित जलाशयों में संग्रहित किया जाता था। ये जलाशय पूर्वी और दक्षिणी गढ़ियों में मौजूद हैं, जहां जल तक पहुंचने के लिए कुछ शैल कर्तित कुएं भी शहर के विभिन्न भागों में मौजूद थे। कलात्मक और तकनीकी उन्नति की बात करें तो यहाँ पर मनका प्रसंस्करण कार्यशालाओं सहित विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ जैसे कि तांबा, खोल, पत्थर, अर्धकीमती पत्थरों के आभूषण, टेराकोटा, स्वर्ण आदि पाए गए हैं। स्थानीय सामग्रियों का डिजाइन, निष्पादन और दोहन प्रभावी रूप से किया जाता था। यहाँ पर सामरिक अवस्थिति की बात करें तो खादिर द्वीप एक रणनीतिक स्थान था। यहाँ विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोतों जैसे तांबा, शीप, गोमेद, कर्निलियन, स्टीटाइट,
सीसा, धारियों वाला चूना पत्थर आदि का दोहन किया जाता था। इसने मगन अर्थात आधुनिक ओमान प्रायद्वीप और मेसोपोटामिया क्षेत्रों में आंतरिक एवं बाहरी व्यापार को भी सुगम बनाया था। अन्य विशेषताओं की बात करें तो देखिए, गुजरात में सुरकोटदा, जूनी कुरान आज जैसी बस्तियां धौलावीरा से काफ़ी प्रेरित थीं। अत्यधिक दुर्गीकृत गढ़ी और अंत्योष्टि स्थल के साथ साथ सड़कों एवं विभिन्न अनुपात व गुणवत्ता वाले शहरी आवासीय क्षेत्र एक स्तरीकृत अर्थात लेयर्ड समाज को दर्शाते हैं। कई अन्य हड़प्पा स्थलों में निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की ईंटों के बजाय दीवारों में बलुआ पत्थर व चूना पत्थर का उपयोग किया गया है। धौलावीरा के कुछ अनूठी विशेषताओं में शामिल है जलाशयों की एक व्यापक श्रृंखला, वाह्य दुर्गीकरण, 2 बहुउद्देशीय मैदान, अद्वितीय डिजाइन वाले द्वार और टूमुलस की विशेषता वाली अंत्योष्टि वास्तुकला आदि। टूमुलस बौद्ध स्तूप जैसी अर्धगोलाकार संरचनाएं होती हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता के विभिन्न चरण हैं, मुख्यतः 3। पूर्व हड़प्पा चरण 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। वहीं उत्तर हड़प्पा चरण 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। देखिए, यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात नगरीय सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसका हड़प्पा नाम उस स्थल के नाम पर रखा गया जहां इस अनूठी संस्कृति की सर्वप्रथम खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है जिसके 3 पृथक चरण हैं। पूर्व हड़प्पा काल 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व और परिवर्ती हड़प्पा चरण 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। यह 4 समकालीन शहरी सभ्यताओं मिस्र, और चीन के साथ, एक तो हड़प्पा खुद है, 3 अन्य मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्यामिति गणना और माप के मानकों की जानकारी थी। उनके पास दक्षिण भारत से लेकर के पश्चिम एशिया तक विस्तृत व्यापक व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के साथ एक अधिशेष युक्त एवं जटिल अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, तिल और चावल की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोती बनाने के लिए विभिन्न सामग्री का उपयोग होता है, जैसे इंद्रगोप, स्फटिक, क्वार्ट्स, सेलखंडी, तांबा, कांसा, सोने जैसे धातु, शीप, टेराकोटा इत्यादि। अब भारत में कुछ जो महत्वपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल हैं उनकी यदि बात करें तो देखिए, हड़प्पा आपका भारत के बाहर है। वहीं पे देखिए, हरियाणा में राखीगढ़ी और वनमाली हैं। राजस्थान में कालीबंगा और धौलावीरा गुजरात में है। मोहनजोदाड़ो ये भारत के बाहर है। लोथल ये भी गुजरात में है। कोटदीजी ये भी बाहर है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे देखेंगे नागेश्वर है। और इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो ये है चंदहोदड़ो, ठीक है, चंदहोदड़ो है। तो ये कुछ प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं। आगे देखते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची के बारे में। तो इसको देखें, अर्थात इंग्लिश में कहें टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सुर्खियों में इसलिए रहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रयुक्त 6 स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को द्वारा संभावित सूची में शामिल करने के लिए स्वीकार किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह किसी भी स्थल के अंतिम नामांकन से पूर्व एक आवश्यकता है। 6 स्थल कौन से हैं यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से 2 हैं, नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट, लमेहा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। वहीं महाराष्ट्र में मराठा सैन्य स्थापत्य कला और कर्नाटक में हायर बेंकल नामक महापाषाण स्थल। तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर हैं और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ऐतिहासिक नगर वाराणसी का उत्कृष्ट गंगा घाटी है। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहले ऐतिहासिक शहर वाराणसी, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है, इसके प्रतिष्ठित घाटों के बारे में देखें। इसे भी शामिल करने के लिए इसमें सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे 6.5 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत
रिवर फ्रंट अर्थात तटाग्र या घाट भव्य इमारतों, पवित्र स्थलों और घाटों की रमणीय स्थापत्य पंक्ति का दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ 84 सीढ़ीदार घाट हैं जो भूमि के साथ नदी के स्थापत्य अंतरफलक का एक अद्वितीय भारतीय प्रारूप विज्ञान का उदाहरण है। पंचतीर्थ नामक निम्नलिखित 5 घाटों का प्राचीन ग्रंथ मत्स्य पुराण में उल्लेख किया गया है। अस्सी घाट, दशमेध घाट, मणिकर्णिका, पंचगंगा और आदिकेशव। पंचगंगा जो है ये 5 नदियों यथा गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूत पापा का संगम भी माना जाता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त वाराणसी अन्य प्रमुख धर्मों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं से भी संबद्ध है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन 528 ईसा पूर्व में वाराणसी के निकट सारनाथ में ही दिया था। जैन परंपरा के अनुसार 4 जैन तीर्थंकर कौन कौन से? 7वें जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्रप्रभु और 11वें श्रेयासनाथ और 23वें जो है पार्श्वनाथ। इनका जन्म स्थान वाराणसी ही रहा। तो ध्यान रखिएगा 4 जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान बनारस ही था। सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, श्रेयासनाथ और पार्श्वनाथ। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने 2 बार वाराणसी की यात्रा की थी। पंचगंगा घाट पर आलमगीर मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया। ध्यान रखिएगा पंचगंगा घाट पर आलमगीर मस्जिद का निर्माण मुगल शासक या मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। देखिए यहाँ प्रचलित अन्य परंपराओं में लकड़ी के खिलौने बनाना, साड़ी बनाना, रेशम की बुनाई, धातु काष्ठ और टेराकोटा हस्तशिल्प, चित्रकारी, संस्कृत भाषा का उपयोग और वैदिक मंत्रोच्चार शामिल हैं। आगे बात करते हैं कांचीपुरम के मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। देखिए बेगावती नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के नगर कांचीपुरम में कभी 1000 मंदिर थे। वर्तमान में इनमें से केवल 126, जिसमें से 108 शैव और 18 वैष्णव ही ये शेष रह गए हैं। आगे देखते हैं इसी में कांचीपुरम 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक पल्लव राजवंश की राजधानी रहा था। इस राजवंश के संरक्षण में मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली आरंभ और विकसित हुई पल्लव शासनकाल में। इस नामांकन के तहत अधिनिर्मित 11 मंदिरों में से कुछ महत्वपूर्ण मंदिर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो पहला है कैलाशनाथ मंदिर। पल्लव शासक राज सिंह प्रथम, जिन्हें नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से जानते हैं, द्वारा निर्मित यह कांचीपुरम की सबसे प्राचीन संरचना है। मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट से निर्मित एक अद्वितीय 16 पक्षीय शिवलिंग है। एकम्बरेश्वर मंदिर यह पंचभूत स्थलम के 5 प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। पंचभूत स्थलम का मतलब क्या है? प्रत्येक एक प्राकृतिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पंचभूत अर्थात 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। यह मंदिर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर का राजा गोपुरम दक्षिण भारत में सबसे ऊंचे, जिसकी ऊंचाई 57 मीटर है, गोपुरम में से एक है और इसे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने बनवाया था। एक उल्लेखनीय विशेषता आय राम काल मंडपम या 1000 स्तंभों वाला गलियारा है। देखिए अगले हैं वरदराज पेरुमल मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर सभी 12 अलवर संतों द्वारा भ्रमण किए गए 108 दिव्य देशम में से एक है। इसमें विजयनगर के राजाओं द्वारा निर्मित 100 स्तंभों का मंडपम भी शामिल है। अगला है उलगलंदा पेरुमल मंदिर। देखिए इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें एक ही परिसर में 4 दिव्य देशम हैं। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। कांचीपुरम रेशम की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। गोपुरम मोर, कोकिला, रुद्राक्ष की माला और पुष्पीय अलंकरणों जैसे मंदिर रूपांकन कांचीपुरम साड़ियों पर की जाने वाली जटिल बुनाई का एक हिस्सा है। आगे बात करते हैं कर्नाटक में अवस्थित हायर बेंकल नामक महापाषाण स्थल की। तो देखिए हायर बेंकल स्थल में 2500 से अधिक वर्षों से एक ग्रेनाइट शिखर पर स्थित लगभग 1000 महापाषाण समाधान संरचनाएं मौजूद हैं। यहाँ से डॉलमेन, केयर्सन, यंस, गमनकच्छ, पाषाण वृत्त, मेनहीर, ग्रेनाइट से उकेरी गई मानवाकृति प्रतिमाएं आदि प्रमुख वास्तुशिल्पीय किस्में प्राप्त हुई हैं। देखिए मेगालिथ 2 ग्रीक शब्दों से, मेगास का मतलब होता है बड़ा, लिथोस का मतलब है पत्थर, तो बड़ा पत्थर। इनका निर्माण या तो समाधान स्थलों या संस्मारकों के रूप में किया गया है। हायर बेंकल की एक और अनूठी विशेषता प्रागैतिहासिक युगीन शैल चित्रकला है। मानव आकृतियों,
फरसा धारण किए हुए घुड़सवार, मृगों की पंक्ति, लंबे श्रृंग वाले बैल, मोर आदि जैसे रूपांकनों के साथ 11 शैलाश्रयों की खोज की गई है। यह स्थल भारतीय प्रागैतिहासिक लौह युगीन महापाषाण संस्कृति की अंत्योष्ट और अनुष्ठान प्रथाओं में से संबंधित एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भारत में महापाषाण स्थल प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप के प्रायद्वीपीय भाग, दक्कन के पठार, विंध्य और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में देखे जाते हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट या लमेहा घाट के बारे में। तो भेड़ा घाट नर्मदा नदी के प्रवाह में एकमात्र स्थान है जहां यह 30 मीटर गहरे महाखंड अर्थात गार्ज में गिरती है और धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। साथ ही सकरे महाखंडों से होकर भी प्रवाहित होती है। यह विशाल ऊंची संगमरमर की चट्टानें ऊंची संगमरमर की चट्टानें दोनों ओर लंबवत आकृति में पाई जाती हैं, जिससे एक शोभायमान दृश्य निर्मित होता है। इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। भेड़ाघाट क्षेत्र विश्व में 2 से 3 किलोमीटर की छोटी दूरी के भीतर चूना पत्थर में क्षेत्रीय रूपांतरण का एकमात्र उदाहरण है। इसके अतिरिक्त नर्मदा घाटी में विशेष रूप से इस क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म भी पाए गए हैं। नर्मदा अमरकंटक से उद्गमित होती है तथा सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला के मध्य भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। अगला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश का है। तो होशंगाबाद में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य भारतीय उच्च भूमि पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। मूलतः सतपुड़ा का अर्थ होता है 7 श्रेणी। यह नर्मदा और तापी नदी के मध्य त्रिकोण आकार का क्षेत्र है। यह भारत के दक्कन बायो जियोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है। इसे पश्चिमी घाट के उत्तरी छोर के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की 17% बाघ आबादी को आश्रय प्रदान करता है। साथ ही यहाँ भारत के 12% बाघ पर्यावास अवस्थित हैं। STR अर्थात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य और पंचमढ़ी अभ्यारण्य। पुरातात्विक महत्व की बात करें तो यहाँ पर 55 शैल आश्रय हैं। 55 शैल आश्रय हैं जो 1500 से 10,000 वर्ष प्राचीन हैं। इनमें हाथी, बाघ, गुफा और शाही जैसे जानवरों को गुहा भित्तियों पर चित्रित किया गया है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र में मराठा सैन्य स्थापत्य कला की। इसमें 17वीं शताब्दी के मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के काल में निर्मित 14 किले शामिल हैं। उनमें से महत्वपूर्ण किलों में शामिल है शिवनेरी किला, जहां 1630 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी का जन्म इसी किले में हुआ था। अलीबाग या कुलाबा किला इसे छत्रपति शिवाजी द्वारा नौसैनिक अड्डे के रूप में तैयार किए जाने वाले किलों में से एक के रूप में चुना गया था। वहीं राजगढ़ किला, जब शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1655 ईस्वी पर की थी पर हस्ताक्षर किए थे, तब यह मुगलों की अधीनता से बाहर रखे गए किलों में से एक था। इस पर उन्होंने सबसे लंबे समय तक 26 वर्ष नियंत्रण रखा था। पहाड़ियों, भूमि और समुद्र तट पर बने किलों के नेटवर्क इस तथ्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं कि शिवाजी और मराठा सेना द्वारा भूमि पर मुगलों से और समुद्र में यूरोपीय तटीय शक्तियों से निपटने हेतु गुरिल्ला युद्ध रणनीति विकसित करने के लिए मौजूदा अंचलों या भूखंडों का किस प्रकार उपयोग किया जाता था। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं दुर्गा पूजा की। तो देखिए सुर्खियों में क्यों रहा है। देखिए हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने सूचीबद्ध किया है। इससे संबंधित फैक्टरों की बात करें तो इस उपलब्धि से दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस समुदाय में सभी पारंपरिक शिल्पकार, डिजाइनर, कलाकार और बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजक तथा साथ ही पर्यटक एवं आगंतुक भी शामिल हैं। यह अश्विन अर्थात सितंबर-अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। यह हिंदू मातृ देवी दुर्गा की 10 दिवसीय पूजा का प्रतीक है। 16वीं शताब्दी के आसपास के साहित्य में हमें पश्चिम बंगाल में जमींदारों द्वारा दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव का पहला उल्लेख मिलता है। सांस्कृतिक विरासत क्या होता है? तो यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत सिर्फ स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह तक ही सीमित नहीं है। इसमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराएं या जीवित अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं जो हमारे वंशजों को प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिए मौखिक परंपराएं, निष्पादन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सवों का आयोजन, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान व प्रथाएं या पारंपरिक शिल्प का उत्पादन करने के लिए ज्ञान एवं कौशल आदि।
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करें, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, देखिए यूनेस्को के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पारंपरिक, समकालीन और एक ही समय में अस्तित्वमान तथा समावेशी प्रातिनिधिक व समुदाय आधारित होती है। यह बढ़ते वैश्वीकरण के संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा यह विभिन्न समुदायों के मध्य ICH अर्थात अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक समझ है या अंतर सांस्कृतिक संवाद स्थापित करने में मदद करती है, साथ ही जीवन के अन्य तरीकों के लिए पारस्परिक सम्मान को प्रोत्साहित करती है। यूनेस्को की ICH अर्थात अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत से 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें शामिल की गई हैं। इन 14 को यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो अभी हाल ही में लेटेस्ट शामिल किया गया है वो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, जिसे 2021 में शामिल किया गया। तो सन जरूर याद रखिएगा, ये मिलान करने के लिए पूछ सकता है। कुंभ मेला को यदि देखें तो ये आपका 2017 में, योग 2016 में ही नौरोज को शामिल किया गया था। 2014 में देखें तो पारंपरिक तौर पर पीपल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प, जिसे जड़ियायाला गुरु के ठठेरे पंजाब में, 2013 में मणिपुर का संकीर्तन और 2012 में लद्दाख का बौद्ध मठ तथा सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज का छऊ नृत्य को 2010 में। सरायकेला झारखंड का है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का है और मयूरभंज उड़ीसा का है। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य ये भी 2010 का है। केरल का मुडियट्टू 2010, वहीं गढ़वाल उत्तराखंड का रम्मन उत्सव 2009 में शामिल किया गया था। केरल का कुडियाट्टम संस्कृत रंगमंच 2008 में, और जो इसके पहले 2008 में रामलीला और 2008 में ही वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को भी शामिल किया गया था। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय जो होते हैं प्रमुख, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय 2003। देखिए, इसमें 4 प्राथमिक लक्ष्य हैं। पहला, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। दूसरा, संबंधित समुदायों, समूहों और व्यक्तियों के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मान सुनिश्चित करना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करना। अन्य कन्वेंशन में विश्व विरासत अभिसमय 1972 मूर्त विरासत से संबंधित है। इसमें स्मारक और साथ ही सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल भी शामिल किए गए हैं। अगला है सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर अभिसमय 2005। इसका उद्देश्य विश्व के नागरिकों को सांस्कृतिक वस्तुओं, सेवाओं और गतिविधियों की एक विशेष श्रृंखला का आनंद प्रदान करना है। भारत इन सभी अभिसमयों का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में, UCCN के बारे में। तो हाल ही में श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसमें कुल 7 रचनात्मक कार्य क्षेत्र हैं जिसके साथ शामिल किया जाता है। तो इसमें एक शिल्प में और लोक कला है जिसके तहत श्रीनगर को शामिल किया गया है। मीडिया संबंधी कला, फिल्म है, डिजाइन है, पाक कला, साहित्य और संगीत, ये 7 क्षेत्र हैं इसमें शामिल किए गए हैं। हम पहले बात करते हैं UCCN अर्थात यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। तो UCCN को वर्ष 2004 में उन शहरों के साथ और उनके बीच सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया था जिन्होंने संधारणीय शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में रचनात्मकता को रेखांकित किया है। ये शहर एक साझे उद्देश्य की दिशा में एक साथ कार्य करते हैं। रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों को स्थानीय स्तर पर अपनी विकास योजनाओं के केंद्र में रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना इत्यादि। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समन्वय के लिए उत्तरदायी एक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में अवस्थित है। भारत के अन्य शहर जो UCCN अर्थात यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में श्रीनगर को शामिल किया गया है, ठीक है। इसके पहले जयपुर को, जो है राजस्थान की जयपुर को शिल्प और लोक कला शैली में ही शामिल किया गया था, जिसमें श्रीनगर को शामिल किया गया है। वहीं संगीत कला श्रेणी में 2 शहर संगीत वाराणसी और चेन्नई को, फिल्म की श्रेणी में मुंबई को और पाक कला के क्षेत्र में हैदराबाद को शामिल किया गया। इस प्रकार से कुल आपके 6 ऐसे स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है।
श्रीनगर के बारे में बात करें तो श्रीनगर कागज़ निर्माण, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी रेशम, काष्ठ कला, कश्मीरी कालीन, चांदी के बर्तन आदि जैसे विभिन्न सजावटी व प्रसिद्ध कला और शिल्प हेतु प्रसिद्ध हैं। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित कश्मीर घाटी के केंद्र में अवस्थित है। ज्ञातव्य है कि इस नेटवर्क से जुड़कर शहर अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और विकासशील भागीदारी को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये शहर सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, उत्पादन, वितरण एवं प्रसार तंत्र को मजबूत करने हेतु सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के साथ साथ नागरिक समाज को भी शामिल करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात करें तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के बारे में देखें तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नामित हुए 2 दशक से अधिक समय हो चुका है। इतने समय के बाद भारत ने प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन के 2 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत करवाया है। अब इससे होगा क्या, विश्व में कहीं भी इन लोगों के लोगो होता है के उपयोग के लिए अब भारत से लिखित अनुमति और शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इससे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के आयरन सिरप्पा व ब्लू स्टीम लोकोमोटिव को दार्जिलिंग हेरिटेज ट्रेन के रूप में स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध ट्रांस अल्पाइन रेटियन रेलवे के समान दर्जा प्राप्त होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव BTB की घोषणा की गई है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन गांवों को पहचानने के लिए एक वैश्विक पहल है जहां पर्यटन संस्कृतियां और परंपराओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, विविधता को बनाए रखा जाता है, अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जाता है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण और सुधार के अवसरों तक पहुंच के माध्यम से गाँव की ग्रामीण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना है। देखिए, तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जो है BTB अर्थात सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। पोचमपल्ली को अक्सर इकत शैली के माध्यम से बुनी गई अपनी उत्तम साड़ियों के लिए भारत की सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। पोचमपल्ली इकत को वर्ष 2004 में भौगोलिक संकेतक या GI टैग प्रदान किया गया था। आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1951 में पोचमपल्ली, तेलंगाना के पोचमपल्ली से ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। पर्यटन मंत्रालय ने भारत से UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रवेश के लिए 3 गांवों की सिफारिश की थी। एक था मेघालय में कोंगथोंग, मध्य प्रदेश में लधपुरा खास और तेलंगाना में पोचमपल्ली। आगे बात करते हैं निजामुद्दीन बस्ती की। दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण पहल ने 2 श्रेणियों उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 और सतत विकास पुरस्कार के लिए विशेष मान्यता के तहत यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किए हैं। परियोजना के तहत सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का 14वीं सदी के मकबरे के आसपास 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया था। पुरस्कार निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। कौन कौन से? विरासत को सतत विकास एजेंडे के केंद्र में रखने में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, वहीं एक नवोन्वेषी जन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए प्रमुख सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को नियंत्रित करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण में सुधार करना इत्यादि। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो इसका यूनेस्को की महत्वपूर्ण पहलें थी, जो अर्थात इनिशिएटिव थे, उनके संबंध में यहाँ पे हम लोगों ने विस्तार से देखा, इसके साथ जो भी घटनाक्रम थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।